और ठीक है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है। कंफर्म करना ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। एक बार चेक करना तो सम्राट। ठीक है, क्लियर है, ठीक। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स। ठीक है, ओके, चलो क्लियर है, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है, तो देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट बेसिकली किसी भी एरिया का, किसी भी रीजन का जो लॉन्ग टर्म एवरेज होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेदर एलिमेंट्स, है ना, जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गया, है ना, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड का डायरेक्शन हो गया, है ना, ये सभी जो है वेदर एलिमेंट्स होते हैं। तो उसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज होता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं, किसी भी रीजन का, है ना। तो क्लाइमेटिक रीजन्स का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड में ऐसे रीजन्स जिनका क्लाइमेट है सो सेम हो। ठीक है, उसको एक हम लोग एक क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर है सो क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन्स आर दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द क्लाइमेट इज सिमिलर, सिमिलर क्लाइमेट, है ना, उसको क्लाइमेटिक रीजन्स बोले। तो इसे कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ए एफ, है ना, ये बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है ना, कोपेंस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बेसिकली क्या है, कोपेन जो है एक ज्योग्राफर थे, है ना, जर्मन थे बेसिकली, है ना, ज्योग्राफर है। और इन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को, है ना, उन्होंने स्टडी किया, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने मेजर किया कि कहाँ पे कैसा वेजिटेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर का क्या प्रोफाइल है, वहाँ पे रेनफॉल का क्या प्रोफाइल है। और उस हिसाब से उन्होंने 5 क्लाइमेटिक रीजन्स को आइडेंटिफाई किया, है ना, ए बी सी डी ई करके, है ना। तो ए जो होता है, ए, है ना, जो कैपिटल ए है, इट बेसिकली इंडिकेट्स योर रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन दिखाता है, ट्रॉपिकल रीजन दिखाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल बी कर दो, है ना, बी कर दो, बी क्या होता है, बी है सो ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट वाला जो हिसाब किताब है ना, वो बी के अंदर में आता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से सी में जाओ, है ना, कैपिटल सी रहेगा, तो ये टेम्परेट रीजन का क्लाइमेट, है ना। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, कोपेंस का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसको डिटेल में देख लेंगे। बट अगर ये कहीं सिंबल ऐसा, अगर आपको कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अगर ए एफ लिख देगा, है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट कंडीशंस इज डिनोटेड बाई ए एफ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा क्लाइमेट है। तो अगर आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि कैपिटल ए मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और अगर ऑप्शन में आपको वहां पे टुंड्रा लिख दे, टैगा लिख दे, तो ये सभी क्या है, कोल्डर रीजन का क्लाइमेट हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को सॉर्ट आउट कर सकते हो वहां पे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, कोपेंस का जो जेनरिक क्लासिफिकेशन है उसका जो ए का मतलब क्या होगा, बी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब क्या होगा, उसको एक आइडिया आपको रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ पीटी में कई बार इसको पूछ देता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। देखो, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा बेसिकली, अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब जो ट्रॉपिक्स में होगा, है ना, ट्रॉपिक्स में होगा। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो बीच का एरिया है उसको हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं।
तो अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात की जाएगी तो दैट मीन्स कि ट्रॉपिकल जो एरियाज है उसके क्लाइमेट का बात होगा। इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, है ना। तीन पार्ट क्या होगा? जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगा, सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा, वहां पे एवरग्रीन क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, एवरग्रीन क्लाइमेट हो जाएगा, एवरग्रीन क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे रेनफॉल जो है सो उतना ज्यादा नहीं होगा, लाइक द एवरग्रीन, है ना। तो वहां पे क्या होगा? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, जैसे कि इंडिया में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका जो क्लाइमेट जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन किया जाता है, इट इज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, है ना। फिर और देखो, अगर वहां से और अगर ऊपर जाओ, है ना, ऐसे रीजन में जाओ जहां पे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, है ना, जहां पे रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पे आप देखो तो सवाना टाइप का हो जाएगा, सवाना क्लाइमेट। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का अलग अलग पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो है कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? दिस इज जो फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट जो होगा इसके फीचर्स क्या होंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट जो है आपके पीटी में भी सवाल आता है और मेंस में भी सवाल आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। ठीक है, तो इसका जो सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा, कोई भी ऐसा मंथ नहीं होगा जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा। मिनिमम है सो 18 डिग्री सेल्सियस होगा ही होगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, है ना। मिनिमम 18 डिग्री हर एक महीने में। तो और उसके ऊपर जो है आप देखो तो वेरी कर सकता है, 30 डिग्री 35 डिग्री, है ना, ऐसे आगे और भी टेम्परेचर है सो जा सकता है। बट 18 डिग्री से कम टेम्परेचर है सो नहीं रहेगा किसी भी हाल में, किसी भी महीने में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट होगा वहां पे, है ना। सो हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि नो डेफिनेट विंटर सीजन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट होगा, ऐसा नहीं कि वहां पे जैसे हम ये जो मानसून क्लाइमेट का फीचर होता है कि एक जो है सो समर सीजन होगा, फिर मानसून सीजन आएगा, फिर कोल्ड, है ना, ऐसा वहां पे नहीं होगा। एवरग्रीन वाले रीजन में वहां पे थ्रू आउट द ईयर है सो वार्म जो है सो टेम्परेचर रहेगा वहां पे, कोई भी डेफिनेट विंटर नहीं होगा। नो डेफिनेट विंटर सीजन है, नो डेफिनेट विंटर मंथ्स। ठीक है, नो डेफिनेट विंटर मंथ्स, ये हो गया। और जो टेम्परेचर होगा, है ना, टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस इन ऑल मंथ्स, इन ऑल मंथ्स, इन ऑल मंथ्स। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर प्रोफाइल कहां पे पाया जाएगा? तो नियर इन द इक्वेटोरियल रीजन, है ना। तो दिस क्लाइमेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट इज फाउंड नियर, है ना, इज फाउंड इन द बेल्ट ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाएगा, इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको है सब पोलर रीजन में या फिर टेम्परेट रीजन में एज्यूम कर ली, ऐसा नहीं, इक्वेटोरियल रीजन में रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसका जो प्रेसिपिटेशन होगा, जो रेनफॉल होगा, रेनफॉल कितना होता है कल बताए थे? 100 नहीं, 100 तो कम हो जाएगा, 200 से 250 सेंटीमीटर, है ना। तो रेनफॉल जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होगा, एनुअल एवरेज रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल, रेनफॉल इज बिटवीन 200 से 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 से 250 सेंटीमीटर जहां पे रेनफॉल होगा। और अगर वो ट्रॉपिकल बेल्ट में है, ट्रॉपिकल रीजन्स में है, तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है सो
है ना, बन जाएगा। बोर्ड है सो ब्लर्ड दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड? नहीं नहीं, जूम मत करो। पर बताना तो ऑनलाइन। ठीक है। अरे ये इसमें क्या है ना, मोशन सेंसर है, तो जैसे कभी हम लोग मूव करते हैं ना तो वो ऑटो फोकस करने लगता है, ऐसा मुझे लगता है ना। अगर इसके सामने कुछ हैंड मूवमेंट करोगे ना तो ऑटो फोकस करने लगता है। खैर कोई नहीं। ठीक है, बाकी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको समझो, है ना। ठीक है। एनुअल एवरेज रेनफॉल जो है सो 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होगा, है ना। रेनफॉल ये हो जाएगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है, यहाँ पे आफ्टरनून शावर्स होता है। मैंने बताया था उधर, आपको याद करो क्लाइमेट जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आफ्टरनून शावर्स क्यों होगा यहाँ पे, देखो ये लिख लो, है ना। डेली आफ्टरनून शावर्स, डेली आफ्टरनून शावर्स, ठीक है। रेनफॉल, एक बार यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछा, उसने स्टेटमेंट दिया, है ना, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स, है ना, इट डिस्क्राइब्स। उसने स्टेटमेंट में क्या लिखा कि देयर इज ए रीजन विच हैज क्लियर स्काइज इन द मॉर्निंग बट एज द डे सेट्स इन देयर इज ए इंटेंस रेनफॉल। ठीक है। अब उसके नीचे चार ऑप्शन दे दिया, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना, टैगा, ऐसे करके मेडिटेरियन क्लाइमेट, चार ऑप्शन बना दिया। तो उसका आंसर क्या होगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन होगा। वहां पे हर दिन जो है सो दोपहर में बारिश होता ही होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखो समझो कि आफ्टरनून शावर्स जो है इक्वेटोरियल रीजन में क्यों होगा। तो सपोज दिस इज द इक्वेटोरियल रीजन, है ना, इक्वेटोरियल रीजन है। मॉर्निंग में क्या होगा, सनराइज के समय क्या होगा, सन जो है सो बिल्कुल होराइजन के पास में रहता है सुबह में, तो इंसोलेशन जो है उतना ज्यादा नहीं होगा ना, यानी कि मॉर्निंग में लेस इंसोलेशन है, लेस इंसोलेशन है, लेस इंसोलेशन होगा। ठीक है। लेस इंसोलेशन क्यों है, क्योंकि सनरेज जो है सो स्लैंट है ना, सनरेज है सो स्लैंट। ठीक है, स्लैंट सनरेज है ना, स्लैंट सनरेज, इसके वजह से इंसोलेशन है सो कम होगा। इसके वजह से, है ना, लो वार्मिंग होगा, है ना, लो वार्मिंग होगा कब, ड्यूरिंग मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम, सुबह में, सुबह में क्या होगा, लेस इंसोलेशन होगा। इसकी वजह से हीटिंग भी कम होगा, है ना, हीटिंग भी कम होगा। लो हीटिंग, लो हीटिंग, लो हीटिंग होगा। इसके वजह से कन्वेक्शन कम होगा, लेस कन्वेक्शन, लेस कन्वेक्शन, लेस कन्वेक्शन। इसके वजह से, है ना, लेस क्लाउड्स, लेस क्लाउड्स, लेस क्लाउड। लेकिन अब सोचो कि आफ्टरनून में बिल्कुल ओवरहेड सन हो गया। ठीक है। अब सनरेज क्या है, वर्टिकल सनरेज है, वर्टिकल सनरेज है आफ्टरनून में। ठीक है। आफ्टरनून में वर्टिकल सनरेज, अब क्या हो जाएगा, सन जो है सो वर्टिकल सनरेज होगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल सनरेज, वर्टिकल सनरेज। इसके वजह से क्या होगा, क्या इंसोलेशन बढ़ा कि नहीं, इंसोलेशन है सो बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हो गया। इसके वजह से मोर हीटिंग होगा, मोर हीटिंग, मोर हीटिंग की वजह से आपको मालूम है कि ट्रॉपिकल रीजन में है सो ओशंस भी हैं, वाटर बॉडीज भी हैं, तो उसके वजह से क्या इवोपरेशन है सो बढ़ेगा कि नहीं, है ना, वाष्पीकरण, इवोपरेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग डे टाइम। अब जब इवोपरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है कन्वेक्टिव जो करंट जो था, एयर करंट, वो भी राइज करेगा, है ना, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, यानी कि स्ट्रांग कन्वेक्शन, स्ट्रांग कन्वेक्शन, स्ट्रांग कन्वेक्शन। और इसके वजह से जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, थंडर होगा, लाइटनिंग होगा, रेनफॉल होगा, है ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है।
तो ये फेनोमेना जो है सो हर दिन है सो रिपीट होता है। ठीक है, सुबह में जो है आपको इंसोलेशन कम होगा तो कोई भी वैसा रेनफॉल ये सब ज्यादा नहीं होगा, क्लाउड्स भी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे डे टाइम होगा, जैसे जैसे दोपहर होगा, ये सभी हीटिंग बढ़ेगा और फिर से वहां पे ज्यादा बारिश भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये जो है आफ्टरनून शावर्स आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट। कई बार पीटी में सवाल यहीं से सीधा पूछ देता है ना? अब देखो वापस आओ, ऐसे रीजन में जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, दैट मीन्स की एनर्जी ज्यादा है, रेनफॉल यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो क्या वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा कि नहीं? है ना, जाहिर सा बात है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट या फिर फॉरेस्ट जो है, यहाँ पे क्या होगा? वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, है ना, यानी कि जो फ्लोरा है और जो फौना है उसका बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज ड्यू टू हाई एनर्जी एंड वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, जहां पे भी वाटर और एनर्जी अवेलेबल होगा वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा नेचर में कहीं पे भी। और जहां पे एनर्जी कम होगा जैसे कि पोलर एरियाज में, है ना, तो वहां पे क्या होगा? आपको बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा, है ना, हार्श क्लाइमेट में कम हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ड्यू टू मोर हीट, है ना, एंड वाटर, ड्यू टू मोर हीट एंड वाटर, है ना, हाई बायोडाइवर्सिटी। आप लोग कितना लोग हैं सो सुबह में उठते हो? कितने बजे उठते हो? 5 बजे, 6 बजे? और लेट कितने लोग उठते हो बाकी? कितने बजे? 9 बजे? बाकी लोग 7 बजे, 5 बजे? देखो एक चीज बताते हैं, आप लोग इस चीज को रियलाइज करो चाहे नहीं करो, जो अगर आप सन के हिसाब से अगर अपने लाइफ के शेड्यूल को अगर आप मेंटेन करोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का पॉजिटिविटी और एनर्जी रहेगा, है ना, इसको मान लो। अगर आप लेट उठोगे ना 8 बजे, 9 बजे, तो आपका पूरा दिन है सो डल जाएगा, ये फैक्ट है ना। तो अब जैसे आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या है कि हमेशा जो है मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है ना, हाई एनर्जी मोड में रहना है। तो कोशिश करो कि अपना रूटीन कुछ ऐसा रखो कि हर दिन सुबह में उठ के सनराइज को जरूर देखो, हर दिन, है ना, कहीं भी छत पे चले जाओ, अगर पार्क है घर के पास में पार्क में चले जाओ, है ना, अगर नहीं, अगर मतलब सबके पास तो होगा ही छत पे टेरेस पे, नहीं तो पार्क पे कहीं पे भी चले जाओ। और कोशिश करो कि एक हैबिट बना लो कि मुझे मॉर्निंग का सनराइज देखना ही देखना है ना। जब भी जैसे अभी गर्मी का है तो आप देखो तो ऑलमोस्ट 5:30 पे जो है आपको वो सनराइज हो जाएगा, है ना। तो सुबह में 5 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होकर के और छत पे चले गए थोड़ा देर, है ना, 10 मिनट 15 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश एयर भी रहता है ना। अगर कुछ योगा प्राणायाम करते हो तो वो भी कर लो। बाकी उसके बाद अपना पढ़ाई का शेड्यूल स्टार्ट करो, देखना तुम्हारे इफिशियंसी में बहुत ज्यादा है सो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सन ही है सेंटर ऑफ द एवरीथिंग, सन से ही एनर्जी, सर से ही पृथ्वी, सन से ही प्लेनेट सब चल रहा है। और उसको हम लोग क्या करते हैं? उससे भागते हैं, है ना। अब ये नहीं कि दिन भर जाकर के धूप में बैठ गए कि चार्ज हो जाएंगे सोलर पैनल की तरह, नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। हाँ, हार्मफुल रेज भी है और उतना नहीं है, बट हाँ सुबह का जो है सनलाइट वो आपके लिए बिल्कुल वरदान की तरह काम करेगा आपको। आज के समय बहुत लोगों में क्या होता है कि बॉडी पेन का समस्या हो जाता है, क्यों होता है? विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, है ना, क्योंकि लोग जो है अब, हाँ मतलब धूप में बहुत कम रहना चाहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में विटामिन डी का है सो डेफिशिएंसी हो जाता है और उसकी वजह से स्पाइन में, बोन्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यंग हो तो उसको टॉलरेट कर लोगे, जैसे जैसे ओल्डर होगे वो टॉलरेट नहीं कर पाओगे, है ना। इस वजह से सनलाइट को बिल्कुल कम से कम अपने आप को सुबह में आधा घंटा धूप में सुखा लेना है, सुखाना नहीं मतलब धूप को, है ना, बैठना है सुबह में अर्ली, बिल्कुल सनराइज के समय। और उससे आपका जो है पॉजिटिविटी और लाइफ में जैसे आज के समय होता है ना, बहुत सारा एंग्जाइटी हो जाता है किसी को किसी चीज से लेकर के, वो सब दूर हो जाएगा, है ना, ये सब चीज। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगा वहां पे लाइफ अच्छे से फ्लोरिश करेगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छा रहेगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर, है ना,
ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन्स। ठीक है, चलो यहाँ पे एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, है ना। देखो यहाँ से कुछ और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एरिया, है ना, विच इज फ्रॉम योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रीज है, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्पीसीज के ट्रीज है ना। ठीक है, बहुत सारा ट्रीज है ना। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। बाकी नीचे भी जो है, जो भी खाली एरिया है सब जगह प्लांट रहेगा वहां पे, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होता है ना। अगर आपने, है ना, सपोज कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया, है ना, सपोज आपने इस रेन फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर दिया, या फिर सपोज कि फॉरेस्ट फायर्स की वजह से ये जो है फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सपोज, है ना, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अगर होता है ना, तो ये बताओ कि अगर हम लोग उसके ऊपर वापस से जाके जो ट्रीज हैं, जो स्पीसीज हैं, उसके सैपलिंग्स को अगर प्लांट कर दिए तो कितने समय में जो है वो ग्रो कर जाएगा? टाइम लगेगा या फिर जल्दी ग्रो कर जाएगा क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है? क्या होगा? इन हाउ मेनी, इन हाउ मच टाइम डू यू थिंक कि दिस पर्टिकुलर लैंड विल अगेन बिकम ए रेन फॉरेस्ट? बताओ, ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी बताओ कि अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया इस एरिया पे तो वापस कितने समय में रीजनरेट कर जाएगा, है ना। बताओ। जल्दी ग्रो कर जाएगा? कितना लोगों को लगता है कि जल्दी ग्रो कर जाएगा? रेनफॉल नहीं होगा? नहीं, रेनफॉल हो रहा है, वो सब चीज ठीक है। अगर आपने एक बार रेन फॉरेस्ट को उजाड़ दिया ना तो भूल जाओ कि आपके जीवन के में रहते हुए वो वापस ग्रो करेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? द सॉइल इज हाईली इनफर्टाइल है। सॉइल इज इनफर्टाइल। अब देखो, अब पूछो कि सर ये कैसे हुआ? एक तो आप बोल रहे हो कि खूब सारा जंगल है वहां पे, और फिर बोल रहे हो कि मिट्टी वहां का इनफर्टाइल है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है ना। इसके पीछे का रीजन है, देखो, यानी कि अगर आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट कर दिया तो इट विल टेक, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा समय चाहिए उसको वापस से रीजनरेट होने के लिए। इसीलिए हमें रेन फॉरेस्ट को बचाने की भी जरूरत है। वाई? बिकॉज दीज रेन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द प्लेनेट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। वाई? क्योंकि इन्हीं रेन फॉरेस्ट से मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस यहीं से मिलता है ना। देयरफॉर दीज रेन फॉरेस्ट आर रेफर्ड एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। तो अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय किया, या फिर मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से, या फिर सपोज की फॉरेस्ट फायर्स हो गए किसी भी वजह से, तो उसको आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते हो। वाई? बिकॉज द सॉइल विच इज बिलो द रेन फॉरेस्ट इज हाईली इनफर्टाइल, एंड द रीजन इज वाई दिस सॉइल इज इनफर्टाइल। तो देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है? सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसमें, है ना, एक तो न्यूट्रिएंट्स कितना है उसमें। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, जैसे कि आप बोटनी पढ़ोगे, है ना, तो वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स ये सब जो होते हैं प्लांट्स को जो चाहिए होता है वो सब न्यूट्रिएंट्स होता है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे? सॉइल के अंदर में होता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये सभी क्या होता है सॉइल में एज ए न्यूट्रिएंट्स जो है सो, है ना, एज ए उसका सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको है सो इंक्रीज करता है। अगर किसी सॉइल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, अगर किसी सॉइल में ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है, दैट मीन्स कि वहां पे जो भी प्लांट्स आप लगाओगे वो जल्दी फ्लोरिश कर जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, समझो कि अगर ये रेन फॉरेस्ट का जो है सो सॉइल है, एक ब्लॉक समझो, है ना, तो होता क्या है कि आपको मालूम है कि रेनफॉल जो है सो पर डे रेनफॉल हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है ना।
अभी हमने देखा कि 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल है, सो एनुअल रेनफॉल हो रहा है वहां पे, यानी कि हर दिन है सो बारिश हो रहा है वहां पे, है ना। इसके वजह से क्या होता है कि ऊपर के लेयर में, सॉइल का जो ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो लेयर है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये पानी के साथ डिजोल्व होकर के नीचे चला जाता है, समझा गया। नीचे यानी कि सॉइल के डेप्थ में चला जाता है, डीप डाउन द सॉइल। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लीचिंग। लीचिंग इसको बोलते हैं। तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, वहां के सॉइल में लीचिंग बहुत ज्यादा होता है ना। दिस इज कॉल्ड एज द लीचिंग ऑफ द सॉइल, लीचिंग ऑफ द सॉइल, लीचिंग ऑफ द सॉइल। अब लीचिंग क्यों हो रहा है? ड्यू टू हाई रेनफॉल, ड्यू टू हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या सॉइल में हमारे ऊपर के लेयर में क्या वैसे न्यूट्रिएंट्स, वैसे एलिमेंट्स बचेंगे जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है? वही तो बचेगा ना। जो वाटर सॉल्युबल है डिजोल्व हो जाएगा, वो तो पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाएगा। लेकिन जो चीज डिजोल्व इजिली नहीं होता है, तो वैसे क्या है, तो जैसे कि आयरन है, अल्यूमिनियम है ना। तो टॉप लेयर में जो है सो आयरन के ऑक्साइड्स और अल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स आपको ज्यादा मिलेगा यहाँ पे, और उसके वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है, समझ गया। तो यहाँ पे कैसा क्या रहेगा टॉप लेयर में? आयरन एंड अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है, आयरन एंड अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। फेरस ऑक्साइड्स, अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो है टॉप लेयर में प्रेजेंट रहेगा, टॉप लेयर में, और इसकी वजह से सॉइल है सो इनफर्टाइल होगा। इस तरह के जो सॉइल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज लेटेराइट सॉइल, है ना। दिस इज बेसिकली योर लेटेराइट सॉइल, है ना। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछे, है ना, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सॉइल, है ना, और उसमें स्टेटमेंट ये लिख दे कि दिस सॉइल इज फाउंड इन ए वेरी हाई रेनफॉल एरिया, है ना, मोस्टली इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन। तो डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज प्रेजेंट, वहां पे ऑप्शन दे दे, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, अलूवियल सॉइल। तो क्या आंसर करोगे? लेटेराइट सॉइल, रेड नहीं, लेटेराइट सॉइल। रेड सॉइल अलग होता है ना। लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, है ना। ये हो जाएगा। दूसरा देखो, तो ये तो हमने देखा कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है सो लीचिंग की वजह से है। ऑर्गेनिक मैटर का देखो क्या है ना। जैसे कि आप देखो कि जो भी गांव में अगर आप जाओगे कभी, खेती ये सब जो होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो गांव में जो भी लोग गाय ये सब पालते हैं, उसका जो गोबर होता है उसको हम लोग खेत में जो है यूज करते हैं, है ना। यानी कि एक ऑर्गेनिक जो है मैटर, मेन्योर हमें मिल जाता है। उससे हमारा जो भी उसके ऊपर क्रॉप आप लगाते हो उसको है सो एक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पे काम करता है। तो सेम वैसे ही फॉरेस्ट में क्या होता है, या फिर किसी भी इकोसिस्टम में, कि जो भी ट्रीज हैं, जो भी प्लांट्स हैं, अगर सपोज उसका जो सूखा हुआ पत्ता है या फिर कोई सूखा हुआ पेड़ है, टहनी है, वो जब नीचे सॉइल में अगर जाएगा, है ना, तो वो क्या होगा, डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद क्या होगा कि वो सॉइल में है सो ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा देता है, ताकि उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई फ्रेश, अगर कोई ट्रीज आएगा, तो उसको एब्जॉर्ब करके एज ए न्यूट्रिशन उसको यूज करके वो ग्रो करेगा, है ना। ये ऑर्गेनिक जो है कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल होता है। लेकिन आप देखो कि रेन फॉरेस्ट में आप ये सोचो कि इतना ज्यादा प्लांट है, इतना ज्यादा वेजिटेशन है, तो जाहिर सा बात है एक लॉजिक के हिसाब से कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज्यादा होना चाहिए, है ना। लॉजिक तो वही कह रहा है कि जितना ज्यादा पेड़ पौधा है उसका उतना ज्यादा टहनी है सो टूट के गिरेगा, उसको उतना ज्यादा पत्ता नीचे जो है सो आएगा, और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका उल्टा होता है। क्या रीजन है बताओ? बह जाता है? नहीं नहीं, बताओ, ऑनलाइन कोई है तो बताओ कि वाई द सॉइल इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स लैक ऑर्गेनिक कंटेंट। ये है सवाल। अब सोचो। सनरे के कारण डिकम्पोजिशन होगा तो नहीं, ऑर्गेनिक कंटेंट क्यों इवोपरेट हो जाएगा? देखो, होता क्या है यहाँ पे, है ना, इस चीज को समझो। जो ऑर्गेनिक, जो ह्यूमस, है ना, ह्यूमस बोलते हैं उसको, ह्यूमस। दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना।
इट इज लो, है ना, इट इज लो इन इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। इसके पीछे का रीजन ये है ना, कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वहां का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, एंड मॉइस्चर, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी हाई, ठीक है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, decomposition decomposition is very high, is very high, therefore अब चूंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा है, therefore these organic contents are taken up by the plants and trees itself, वो सॉइल में एक्यूमुलेट ही नहीं हो पाता है, जैसे ही बना कंज्यूम कर लिए, समझ में गया, बहुत ज्यादा ट्रीज है, बहुत ज्यादा प्लांट्स है, रूट्स उसके सब तरफ फैले हुए हैं, सॉइल में जैसे ही डिकम्पोज होकर के ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ, उसको तुरंत है सो टेकअप कर लेगा। तो क्या वो सॉइल में है सो एक्यूमुलेट हो पाएगा क्या? तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारा सॉइल है सो ह्यूमस डेफिसिट हो जाएगा कि नहीं, है ना, इसी वजह से, क्योंकि जैसे ही डिकम्पोज होकर के उसमें ह्यूमस आएगा भी, है ना, इट इज फास्ट, इट इज एब्जॉर्ब वेरी फास्टर, है ना, द ट्रीज एंड द प्लांट्स, the trees and plants absorb these contents very fast, these contents very fast, इस वजह से soil remains deficit of organic content, समझ में आ गया, ठीक है, इसीलिए हमको रेन फॉरेस्ट को है सो बचाने की जरूरत है। आप हर साल देखो न्यूज पढ़ोगे करंट अफेयर्स में कि जो रेन फॉरेस्ट है ब्राजील के रीजन में, है ना, इवन अफ्रीकन रीजन में, वहां पे हर साल है सो फॉरेस्ट फायर हो जाता है ना, तो वो एक बहुत सीरियस थ्रेट है वो सभी के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंज उसको जो है फ्यूल करेगा ज्यादा, अगर देखो अगर आप किसी ट्री को बर्न करते हो, देखो क्या सब, अगर आप सपोज कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है और आपने इसको बर्न कर दिया, है ना, आपने इसको जला दिया, फॉरेस्ट फायर में सपोज कि ये बर्न हो गया, फॉरेस्ट फायर में बर्न हो गया, तो देखो ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या सब इम्पैक्ट इसकी वजह से होगा। एक तो सबसे पहले कि डायरेक्ट है सो CO2 का एमिशन हो जाएगा, ठीक है, ट्रीज में जो भी इसके अंदर जो भी वाटर जो है वो सभी वापस से इवोपरेट होकर वाटर वेपर स्टीम बन के जाएगा एटमोस्फेयर में, है ना, यानी कि वाटर वेपर जाएगा ऊपर में, ठीक है, वाटर वेपर राइज करेगा, इसके वजह से क्या ये ग्रीन हाउस जो है गैस ये है कि नहीं, है ना, ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से और ग्लोबल वार्मिंग को फ्यूल करेगा। सपोज कि लाखों हेक्टेयर ऐसा कुछ फॉरेस्ट अगर सपोज कि अलग अलग जगह पे अगर साल भर में जल जाएगा तो सोचो कितना ज्यादा CO2 है सो रिलीज होगा और वाटर वेपर रिलीज होगा। दूसरा, जो ये जो ये ऑक्सीजन को रीजनरेट कर रहा था, क्या वो रिड्यूस हुआ कि नहीं, है ना, तो ऑक्सीजन का भी जो मात्रा है वो भी कम हो जाएगा। इस वजह से जो भी फॉरेस्ट है उसको हमें बचाने की जरूरत होती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये ना हमेशा याद रखना कि जहां पे भी हाई टेम्परेचर होगा और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा वहां पे ऑर्गेनिक मैटर सर्वाइव नहीं कर सकता है, वाई, बिकॉज बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। अभी देखो अभी एक आज ही एक न्यूज पढ़ रहे थे या फिर कल था पता नहीं, एक मुंबई का लड़का था जो कि फूड पॉइजनिंग से जो है डेथ कर गया, आपने पढ़ा होगा, है ना, 19 साल का लड़का था, है ना। तो फूड पॉइजनिंग जो है गर्मी में और मॉइस्ट कंडीशन में ज्यादा होता है ना, क्यों? क्योंकि आपके जो भी वेंडर्स है, जहाँ पे आप सपोज हम रोड साइड में कई बार है सो, है ना, कुछ भी खा लिए, है ना, एग रोल खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो गर्मी में क्या होता है कि इन लोगों के पास प्रॉपर रेफ्रिजरेशन नहीं होता है ना। जैसे कि अगर आप, हम लोग घर में फ्रिज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर है सो टेम्परेचर लो हो जाता है और मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, इस वजह से खाना खराब नहीं होता है, उसको कोई भी बैक्टीरिया जो है उसको जो है डिकम्पोज नहीं कर पाता है। लेकिन जो बाहर में आप देखते हो स्ट्रीट फूड जो होता है वो लोग मेनली इस पे काम करता है, चलो आज इतना बनाए आज इसको बेच देना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके पास खाना बच जाता है, उसको वो लोग कोल्ड, हाँ, फ्रीज में स्टोर नहीं करते हैं,
और अगले दिन फिर से वही खाना आपको खिला देते हैं, है ना। तो गर्मी में अवॉइड करना कभी भी। स्ट्रीट फूड अगर खाना भी तो एक बार चेक कर लेना कि खाना इसका खराब तो नहीं है ना। थोड़ा भी बीटर टेस्ट लगे इसको ऐसा नहीं कि पैसा दे दिए हैं तो जबरदस्ती खा लिए, नहीं। जान ज्यादा प्यारा है, अगर पैसा दे भी दिए हो तो उसको वहीं पे छोड़ो और उसको जो है डिस्कार्ड कर दो, है ना। क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो है बहुत लोगों को ये गर्मी के समय और अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है ना, मानसून के समय तो ज्यादा देखने को मिलता है फूड पॉइजनिंग इसी वजह से, क्योंकि जहां भी हाई टेम्परेचर होगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, फास्टर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब वही पॉइंट है रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। बाकी आगे मैप पे भी दिखा देते हैं कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि आप देखो तो जो अमेजन बेसिन है ना, अमेजन बेसिन, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है तो रीजन है। फिर अगर आप अफ्रीका में आओगे तो जो कॉन्गो रिवर का जो बेसिन है, कॉन्गो के आसपास का जो रीजन है वो रेन फॉरेस्ट है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का देखो, है ना, जैसे कि जो म्यांमार है, नीचे आप देखो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जो भी इक्वेटर के पास का रीजन है वहां पे आपको रेन फॉरेस्ट है सो पाया जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करो तो कल भी हमने डिस्कस किया था, है ना, अंडमान निकोबार में है, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न मार्जिन पे है ना, कल बताए थे। प्लस मेघालय वाले रीजन में क्योंकि हाई रेनफॉल है ना। हाँ, तो वैसे रीजन में है तो आपको रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर जो है बिल्कुल, है ना, वेरी लो, लिटिल सीजनल वेरिएशन, वाई बिकॉज क्योंकि इक्वेटर के आसपास का एरिया है तो वहां पे सीजन के हिसाब से वेरिएशन होगा नहीं, और वैसे भी विंटर सीजन तो इक्वेटर पे होता नहीं है ना। तो इस वजह से थ्रू आउट द ईयर है सो हाई टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी, है ना, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है ना कि जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी ओशन है, जो भी वाटर बॉडीज है उसकी वजह से ज्यादा है सो इवेपोरेशन होगा, और इक्वेटोरियल रीजन में जो एयर का जो ह्यूमिडिटी लेवल होगा वो है सो ज्यादा होगा। ठीक है, हेवी रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल जो है 200 से 250 सेंटीमीटर जो है सो रेनफॉल होता है। ठीक है, किस तरह का रेनफॉल होगा यहाँ पे, तो कन्वेक्टिव रेनफॉल, है ना, कन्वेक्टिव रेनफॉल। रेनफॉल के कितने टाइप्स होते हैं, क्या सब होता है, कन्वेक्टिव रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड फ्रंटल रेनफॉल, है ना। फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल कहाँ पे होता है, जो अच्छा एक सवाल पूछते हैं, है ना, डिस्कस द, डिस्कस नहीं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल, है ना। चलो चलो बना ही देते हैं ताकि ऐसे आपको समझ में आएगा सॉल्व करने में। फिर सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल। ये आपको ये भी याद होगा कि मतलब मुझे पता चलेगा कि पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग बैठाए कि इवोपरेट कर दिए। ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी आंसर करेंगे, है ना। फ्रंटल रेनफॉल इज ऑफन विटनेस्ड इन इक्वेटोरियल रीजन। अभी कोई नहीं आंसर करेगा, जब वो ऑप्शन दे देंगे तो करना, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, दूसरा, कोल्ड फ्रंट्स इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू वार्म फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स प्रोड्यूस intense rainfall over a shorter period of time। चलो इसमें बताना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नाइदर। ऑप्शन बी टू ओनली,
ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2, नाइदर 1 nor 2। बताओ तो, सवाल बार फिर से पढ़ देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू rainfall। Frontal rainfall is often witnessed in equatorial region. Cold fronts in comparison to warm fronts produce intense rainfall over a shorter period of time। बताओ, पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, क्या होगा? चलो क्लास रेगुलर किया है, वही इसमें चांसेस है कि ज्यादा सही कर पाए। बोथ करेक्ट। हाँ, अच्छा, ऑप्शन ए पे कितने लोग हैं? जो है हाथ उठाओ ऑप्शन ए पे। जो सही जवाब देगा उसको क्लास के बाद जो है मेरे तरफ से एक किटकैट। चलो, ऑप्शन ए पे कितने लोग हैं? नहीं। ऑप्शन बी पे कितने लोग हैं? काहे खर्चा बढ़ा रहे हो यार? ऑप्शन सी पे कितने लोग हैं? इसमें भी खर्चा बढ़ नहीं, इसमें थोड़ा कम खर्चा होगा। ऑप्शन डी पे क्या बताओ? पहला ऑनलाइन देखे, ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन जवाब दो जी। लोग को भी किटकैट चाहिए? अरे तो सही जवाब दो उसके बाद तो। चलो, है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बेटे एक गलत है, और टू है सो सही है। ठीक है। हाँ, कौन कौन था? देखो चीटिंग कर रहा है कुछ लोग इसमें। चीटिंग मार रहे हैं। हाँ, तुम दोनों थे, लेकिन तुम पहले बहुत बोल रहे थे। हटा कैसे दिया था? तो आधा किटकैट मिलेगा तुमको। अच्छा ठीक है, मंगवा देंगे, ठीक है। तो इसका है सो टू ओनली करेक्ट होगा, है ना, टू ओनली करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज अरे सिंपल सा बात है यार, फ्रंटल रेनफॉल है सो इक्वेटर में क्यों होगा? फ्रंटल रेनफॉल ऑफन एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास। एक पोलर एयर मास होना चाहिए, एक है सो ट्रॉपिकल एयर मास होना चाहिए, तो वो हायर लैटिट्यूड से मिलेगा। इक्वेटर के पास में थोड़ी पोलर एरिया से कोई एयर मास आएगा, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। और ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअली जो है ये करेक्ट है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जो कोल्ड फ्रंट्स होते हैं उसका जो स्लोप होता है वो स्टिप स्लोप होता है, याद आ रहा होगा, स्टिप स्लोप होता है। इसके वजह से इसका जो रेनफॉल पैटर्न होता है उसमें ज्यादा लाइटनिंग होता है, ज्यादा थंडर होता है, और एरिया बहुत ज्यादा कवर नहीं करता है, छोटे से ही एरिया में ज्यादा रेनफॉल हो जाता है। लेकिन जो वो किधर वार्म फ्रंट, जो वार्म फ्रंट है इसका जो स्लोप होता है जेंटल स्लोप होता है। जेंटल स्लोप होने की वजह से देखो, अगर समझो कि कोई एक ऐसा स्लोप है और एक ऐसा स्लोप, एरिया कौन ज्यादा कवर कर रहा है? हॉरिजेंटल एरिया कौन ज्यादा कवर कर रहा है? जो ज्यादा जेंटल है ना, ये ज्यादा एरिया। और इसका हॉरिजेंटल स्पैन क्या कम है कि नहीं? तो जो कोल्ड फ्रंट होगा वो कम एरिया में ही बारिश करवाता है, लेकिन जो वार्म फ्रंट होगा इसका नीचे का हॉरिजेंटल स्पैन ज्यादा होता है, इसकी वजह से ज्यादा एरिया में रेनफॉल करवाता है। और इसका जो रेनफॉल होता है वो कैसा, कॉन्टिन्यूस टाइप का रेनफॉल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गया, नहीं, वो किसका है, कोल्ड फ्रंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रखना तीन तरीके का रेनफॉल होता है। एक कन्वेक्टिव रेनफॉल, जो कि कन्वेक्टिव रेनफॉल कहाँ पे होगा, जहां पे हीट ज्यादा होगा, हीटिंग ज्यादा होगा। तो हीटिंग कहाँ पे ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, है ना। ये जो है फ्रंटल रेनफॉल कहाँ पे होगा, टेम्परेट रीजन में, पोलर रीजन में, जहां पे कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मीट करेगा। और तीसरा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहीं भी हो सकता है जहां पे माउंटेन्स होंगे। ठीक है, ये सब याद मतलब समझ के रखो, ये सब बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है। लस्ट वेजिटेशन जो है मतलब कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीनरीज होगा, है ना, ऐसा यहाँ पे फॉरेस्ट रहता है। ठीक है। बायोडायवर्सिटी है तो सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगा। लिमिटेड सीजनल वेरिएशन होगा, है ना। मिनिमल टेम्परेचर वेरिएशन होता है। देखो, जो इक्वेटर का जो रीजन होता है वहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि इट हैज लो डाययूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में, इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट, है ना,
इक्वेटोरियल क्लाइमेट, the diurnal range of temperature, diurnal range of temperature and annual range of temperature, annual range of temperature is low, is low. क्यों होगा कम? डायurnal का मतलब क्या होता है? एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलेंगे, है ना। जैसे कि सपोज कि ट्रॉपिकल रीजन्स में सपोज कि डे का टेम्परेचर चला गया, मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और नाइट का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप किया, तो रेंज कितना हुआ? डायurnal रेंज 35 में से 25 गया तो 10, है ना। तो 10 जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है सो क्या बोलेंगे? इट इज अ डायurnal रेंज ऑफ, दैनिक तापांतर इसको बोलते हैं। दिन और रात के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से आप कह सकते हो कि जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है ना। अब इसके अपोजिट सोचो कि एक ऐसा, है ना, सोचो कि एक हम लोग डेजर्ट में चले जाते हैं सपोज, है ना, किसी भी डेजर्ट में चले जाते हैं, है ना, डेजर्ट है। डेजर्ट में हमने आपको बताया था कि दिन के समय ड्यूरिंग डे टाइम, है ना, बहुत ज्यादा इंसोलेशन होता है, ठीक है। इंसोलेशन, क्या डेजर्ट्स के ऊपर क्लाउड्स होते हैं क्या? नहीं होता है ना। याद करो क्लास जब हमने बताया था कि वाई डेजर्ट्स आर फॉर्म, तो वहां पे हमने बताया था कि एयर का सब्सिडेंस होता है, और जहां पे भी एयर सब्सिडेंस करेगा वहां पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसके वजह से ड्यूरिंग डे टाइम डेजर्ट्स जो है काफी गर्म हो जाएगा, है ना। अगर क्लाउड्स होते तो कुछ प्रोपोर्शन जो है सनलाइट का है सो वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता, तो इंसोलेशन कम हो जाता, लेकिन क्लाउड्स है ही नहीं डेजर्ट्स के ऊपर, तो दिन के समय टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। सपोज कि 45 डिग्री सेल्सियस चला गया ड्यूरिंग डे टाइम, है ना। अब रात में क्या होगा? क्लाउड्स फिर से नहीं है ना, क्लाउड्स नहीं है, तो रात के समय वापस से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है डेजर्ट्स के ऊपर, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, जो सैंड जो दिन भर जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा रहा वो रात के समय ज्यादा हीट को रिलीज करेगा, क्लाउड्स फिर से ऊपर में नहीं है, तो ये वापस आउटर स्पेस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आउटर स्पेस में। तो क्या ड्यूरिंग नाइट टाइम टेम्परेचर जो है सो काफी फॉल हो गया कि नहीं? सपोज कि इसके वजह से रात का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज, है ना। डेजर्ट्स में ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम यू हैव टू टेक ए ब्लैंकेट, है ना, आपको एक ब्लैंकेट चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खिड़की खोल के आराम से सो गए, नहीं, क्योंकि रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहां, है ना। ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा, लेकिन अब सपोज कि 15 डिग्री 18 डिग्री है ना, 20 डिग्री है, उसमें तो ठंड लगेगा आपको। तो दिन के समय 45, रात के समय 15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या रेंज कितना है? डायurnal रेंज कितना हो गया ना? 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे कितना था? 10 था, और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखना, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द मैक्सिमम डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आंसर वहां पे ये नहीं सोचना कि हाई टेम्परेचर रेंज का बात कर रहा है तो चलो इक्वेटर मार देते हैं, नहीं, वो रेंज की बात कर रहा है। रेंज दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस है उसका बात कर रहा है, डेजर्ट में ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही है मिनिमम मिनिमल टेम्परेचर वेरिएशन जो है सो यहाँ पे होता है ना। ये देखो डिस्टिंक्ट लेयर्स, है ना, डिस्टिंक्ट लेयर्स, इसको आगे हम लोग जब डायग्राम है उसके थ्रू समझेंगे जब एक्चुअल में। और ये इपीफाइट्स एंड वाइन्स, इसको समझ लो क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, उसमें ये देखो पहले ऊपर से ऐसा, अगर सपोज कि आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से अगर सर्वे करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा जो रेन फॉरेस्ट है ना। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको खाली कुछ दिखे कि ऊपर से जो है आदमी जंप कर जाए, आपको हर जगह पेड़, उसका जो कैनोपी है, ट्री का जो ब्रांच है वही सिर्फ दिखता रहेगा ऊपर में, है ना। तो जो रेन फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट जो जंगल होता है, उसमें ऐसे 4 लेयर है, सो वर्टिकल डिवाइड किया गया है ना, 4 लेयर। जैसे कि सबसे पहला क्या है? इमरजेंट लेयर। इमरजेंट लेयर का मतलब जैसे कि आप देखो, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो कि काफी ज्यादा ऊपर में दिख रहा होगा रिलेटिवली, है ना, बीच बीच में देखो ये सब ज्यादा ऊंचा है, इसके नीचे वाला पार्ट है तो ये सेकंड वाला लेयर हो जाएगा।
तो इमरजेंट लेयर का मतलब होता है कि जो जो जो, जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट जो ट्रीज होगा ना, है ना, इट विल कॉन्स्टिट्यूट द इमरजेंट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट। समझ में क्या, वो इमरजेंट मतलब कि बाहर उभरता हुआ दिख रहा है, इमरजेंट है ना, इस वजह से। तो इमरजेंट लेयर है, इट हैज द टॉलेस्ट ट्रीज, टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है, टॉलेस्ट ट्रीज ये जो है सबसे, उसको इमरजेंट लेयर बोलेंगे। देखो रेन फॉरेस्ट में क्या है कि एक तो बारिश भी है, टेम्परेचर भी है, तापमान भी है, फर्टिलिटी इसकी वजह से जो है, हालांकि सॉइल फर्टिलिटी कम है लेकिन पेड़ का जो है डेंसिटी ज्यादा है, बायो डाइवर्सिटी ज्यादा है, इनके बीच में कंपटीशन भी होता है कि सनलाइट को सबसे ज्यादा हमको जो है अचीव करना है। तो इसके वजह से भी इनका जो है ना लंबाई बढ़ते रहता है ना, कंपटीशन की वजह से, है ना। तो ये हो गया, इमरजेंट लेयर हो गया। उसके नीचे देखो, दिस इज योर कैनोपी लेयर, है ना। तो मैक्सिमम जो ट्रीज होगा ना, ये इस रीजन में आएगा, है ना, कैनोपी लेयर में। कैनोपी का मतलब कि एक छाता जैसा दिखेगा ऊपर से, है ना। तो अगर आप यहाँ पे विजुलाइज करो तो ये इमरजेंट के नीचे का जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनोपी लेयर बोलेंगे, है ना, कैनोपी लेयर। दूसरा इंटरेस्टिंग बात आपसे हम पूछेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, वो इस वाले रीजन में ज्यादा होगा कि इस वाले रीजन में ज्यादा होगा? सेकंड वाले में। क्यों? मतलब उसको डेंस है तो कूदने फांदने में ज्यादा आसानी होगा? मतलब ठीक है, इसी में है, बट वो रीजन थोड़ा सा कह सकते हो, है ना। इसी में जो मंकीज हैं ज्यादा इसी में रहता है ना। इसके पीछे का रीजन देखो क्या है, साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन ये है, साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है, इसमें से अगर सपोज कि इसका जो सीड्स, सीड्स जो है सीड्स, उसका जो डिस्पर्शन है ना, वो विंड्स के द्वारा हो जाता है, जो कि सबसे ऊपर है। हवा भी तेज होगा ऊपर में उस वाले रीजन में। तो आप देखो ना कि जैसे एक वो होता है ना, कौन सा ट्री जिसका रुई के जैसा दिखता है और बीज उसके साथ बीच में सेंटर रहता है और वो उड़ते रहता है सब जगह, आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको? अरे अपने हर जगह दिखते रहता है। हाँ वैसे कुछ है नाम उसका। तो ना उसको है ना, फियर ऑफ फॉल। अच्छा, खुशबू ने बोला है कि पेड़ से गिरने का डर कम रहेगा हाइट से। हाँ ये भी पॉइंट वैलिड हो सकता है कि चलो ज्यादा ऊंचाई पे बैठ गए, पता चला नींद आ गया, नीचे गिर पड़े, यहाँ से गिरेंगे भी तो चलो थोड़ा कम चोट लगेगा। हाँ, ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है। पलाश का फूल होता है, पता नहीं जो भी है। आप देखो तो कुछ ऐसा हो दिखता है वो, है ना। बीच में उसका एक सीट रहेगा, बाकी ऐसे गोला सा ना उसका रुई जैसा बना रहता है, और ये ना हवा में उड़ते इधर उधर फैलते रहता है। सीड्स डिस्पर्सल का एक मीडियम है ये, है ना। तो जो ऊपर का जो ट्रीज होता है ना, उसके सीड्स कुछ इसी तरीके से विंड्स के द्वारा है सो डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, है ना। लेकिन इधर वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें क्या होगा, फ्रूट्स फ्रूट्स के माध्यम से जो है ना, सो इसका ज्यादा सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो इस वाले रीजन में आपको फ्रूट्स बहुत मिलेगा, फल बहुत मिलेगा, ठीक है। तो जहां पे फल ज्यादा रहेगा तो मंकीज वहीं पे ज्यादा रहेगा, खाना जहां पे ज्यादा रहेगा, है ना? तो इस वजह से इस लेयर में, जो कैनोपी लेयर है, उसमें मंकीज ज्यादा होते हैं। वाई? बिकॉज वहां का जो ट्रीज है, उसका जो सीड्स जो होते हैं बेसिकली फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं, है ना। और उसको जैसे कोई बंदर है, आधा फल खाएगा आधा फेंक देगा, वो जहां पे फेंकेगा वहां पे फिर से नया ट्रीज हो जाएगा। तो सीड्स का डिस्पर्सल का जो है मीडियम वैसे होता है, इस वजह से। उसके बाद इसके नीचे का जो लेयर होगा, दैट इज योर अंडर स्टोरी लेयर, कंसिस्ट ऑफ यंग हर्ब्स, श्रब्स एंड बुशेस। और सबसे नीचे है सो फॉरेस्ट फ्लोर है। इट इज द डार्केस्ट ऑफ ऑल। डार्केस्ट वाई? बिकॉज ये जो थिक कैनोपी है उसको जैसे सनलाइट है, सो बहुत ज्यादा नीचे तक जाएगा नहीं। वहां पे स्वैम्प स्वैम्प होगा, मार्सी होगा, है ना, वहां पे है सो आपको पानी ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, है ना, उस तरीके से। तो रेन फॉरेस्ट जो है वहां पे आपको हर तरीके का प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। और उस हिसाब से जो है बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे बदलते रहता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इपीफाइट्स का। व्हाट आर इपीफाइट्स? सर्वाइव ऑन अनदर प्लांट। वो तो पैरासाइट हो जाएगा। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि इपीफाइट्स जो है कौन से फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का पार्ट होता है, याद कर लो, इपीफाइट्स एक वर्ड है, इपीफाइट्स, है ना। देख लो क्या होता है। दीज आर द इपीफाइट्स, देखो, है ना, इपीफाइट्स प्लांट्स। प्लांट्स ऑन प्लांट्स बट नॉट पैरासाइट्स, ये याद रख लेना।
दीज आर नॉट द पैरासाइट्स। इसको समझते हैं कि क्या है। देख, पैरासाइट्स क्या होता है बेसिकली, सपोज कि एक ट्री है ना, सपोज कि एक ट्री है, ठीक है, ट्री है, इसे कई सारे ब्रांचेस हैं, है ना, ब्रांचेस हैं। सपोज कि कोई ऐसा एक ऐसा पौधा हो जो कि इसके चारों तरफ सपोज कि ऐसे लिपट जाए और उसके कुछ ट्रंक से जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगे, तो वो पैरासाइट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ट्रंक से उसके जो न्यूट्रिशन है उसी से डायरेक्ट वो जो है सो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई प्लांट है, इट विल बी कॉल्ड एज द पैरासाइटिक प्लांट, है ना। लेकिन सपोज कि एक ऐसा प्लांट हो सकता है, एक ऐसा वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज है जो कि इस पे ब्रांच पे बस अपना शेल्टर बना ले, जैसे कि कोई घोंसला, जैसे कोई चिड़िया बनाती है ना। तो क्या चिड़िया को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो एपीफाइट्स कुछ उसी तरीके का प्लांट होता है जो क्या करेगा, एक ब्रांच का सपोर्ट बस लेता है, सपोर्ट लेता है ना। इट यूजेस द टॉलेस्ट ऑफ द ट्रीज एंड इट्स ब्रांचेस एज ए सपोर्ट, एज ए सपोर्ट। और इनके पास जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स, वो क्या करेगा कि सपोज कि एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बारिश ज्यादा हो रहा है, तो मॉइस्चर सीधा वहीं से ले लेगा, है ना। सपोज कि इस ट्रीज के ऊपर कोई एलगी है सो लगा हुआ है, एलगी है सो डिकम्पोज होगा, तो वहां से न्यूट्रिशन ले लेगा। तो समझ में गया? epiphytes are those plants which are not parasites but they survive on other trees which as उसका यूज कैसे करता है, एज ए सपोर्ट मीडियम पे, है ना। तो देखो यही epiphytes होता है। तो epiphytes कहाँ पे पाया जाएगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के रीजन में ज्यादा पाया जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये जो है, ये एक ट्री का ब्रांच है और इस पे ऐसे कई सारे, है ना, छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहा होगा। इसका रूट्स देखो, हवा में रूट्स जो है सो निकला हुआ है ना। तो जो भी मॉइस्चर है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो अपने सराउंडिंग से जो है एब्जॉर्ब करके रखता है। बाकी इस ट्री को हार्म भी नहीं करेगा वो, है ना। अगर ये इसके स्टेम्स में सपोज कि अगर पेनिट्रेट करके और वहां से सीधा अगर न्यूट्रिशन लेने लगता, तब उसको पैरासाइट बोलते, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, है ना। सो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, टिपिकली ट्रीज, विदाउट पैरासाइटिस इन देम। Instead, they obtain moisture and nutrients from the air, rain, and debris that accumulate around them. Epiphytes are commonly found in tropical rainforest, but they can also be found in other ecosystems such as cloud forest, temperate forest. लेकिन मोस्टली जो है रेन फॉरेस्ट का ही पार्ट है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स हैं, फर्न्स हैं। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ योर एपीफाइट्स। तो आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है ना। पीटी में इसमें सवाल डायरेक्ट पूछ देता है। इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन इन द सेंस कि जैसे इसके सपोज आसपास एल्गी है, वो डिकम्पोज हो रहा है, तो ये जो रूट्स जो है आसपास यहाँ पे, वो उससे, जैसे कभी छत पे देखे हो कोई बेल जो है पौधा आ जाता है, कैसे आ जाता है? हाँ, पीपल सब आ जाता है। तो जैसे कि कोई चिड़िया वहां पे पहुंचा, है ना, उसके कुछ फेकल मैटर्स हैं, उससे कुछ एनर्जी वो ये न्यूट्रिशन ले लिया, तो ऐसे करके सर्वाइव करता है पेड़ पौधा पे। हाँ हाँ हाँ, तो वो इसी तरह का होगा। फंगस, फंगस तो, फंगस एल्गी ये सभी किसी प्लांट्स पे लगता है। अगर कोई दूसरा प्लांट है उसके आसपास, तो वो वहां से न्यूट्रिशन उससे ले सकते हैं, क्योंकि वो भी डिकम्पोज होता है ना, डेड जो होगा ऑर्गेनिक मैटर उससे। ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा रेन फॉरेस्ट। तो दीज आर द एरियाज ऑफ योर रेन फॉरेस्ट, है ना। साउथ अमेरिका का जो बेसिकली आप देखो, ब्राजील का जो एरिया है, वहां पे रेन फॉरेस्ट है। इसको क्या बोलते हैं? सेल्वास। इट इज कॉल्ड एज द सेल्वास। सेल्वास आर द, सेल्वास आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका। ड्यू टू लेस सनलाइट इन बॉटम एरिया दे क्लाइंब ओवर द ट्रीज टू गेट सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड, है ना। तो देखो ये जो होता है हमारा जो आपने बताया वो क्रीपर्स होता है ना, क्रीपर्स। ठीक है, क्रीपर्स। तो क्रीपर्स एंड एपीफाइट्स जो है, एंड एपीफाइट्स जो है ज्यादा होते हैं। क्रीपर्स मतलब जो, है ना, अरे जैसे अपना ये सब देखो ना, कद्दू का जैसा, है ना, पौधा होता है, वो क्या करता है, कोई भी ऐसा कुछ भी बांस वांस खड़ा कर दो उसके चारों तरफ, है ना, गोल गोल होते होते ऊपर पहुंच जाता है, उसको क्रीपर्स बोलते हैं। तो वो क्रीपर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रीपर्स जो है नीचे उसका रूट होगा,
और ट्रीज के साथ जब वो उसके साथ वर्ल्ड करके जब ऊपर पहुंचेगा तो सनलाइट और बाकी सारी चीज उसको मिल जाता है। तो क्रीपर्स एंड एपिफाइट्स जो है इस रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होगा। तो ये हो गया अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज कॉल्ड एज सेल्वास इन ब्राजील, सेल्वास इन ब्राजील। ठीक है, दूसरा देखो कॉन्गो, कॉन्गो के पास जो है रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका में, रेन फॉरेस्ट इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, प्लस साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओ, यहाँ पे सभी इक्वेटर के पास का रीजन है और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट आपको पाया जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो अंडमान निकोबार में, प्लस वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स का जो वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न मार्जिन पे रेन फॉरेस्ट है। वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न मार्जिन पे रेन फॉरेस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो रेन शैडो एरिया है ना। प्लस जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पे मेघालय वाले रीजन में, वहां पे भी आपको रेन फॉरेस्ट है सो पाया जाएगा, है ना। बिहार में रेन फॉरेस्ट है कि नहीं है? बिहार में रेन फॉरेस्ट क्यों होगा? रेनफॉल जो है कहीं पे भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है ही नहीं, है ना। कहाँ पे? किशनगंज की तरफ, किशनगंज की तरफ रेनफॉल ज्यादा है बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि वहां पे रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना। वहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट ही होगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा रेनफॉल बिहार में कहाँ होता है, तब किशनगंज आंसर होगा उसका। बट वहां पे रेन फॉरेस्ट नहीं होगा, है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपसे रेन फॉरेस्ट के ऊपर कुछ भी सवाल पीटीए समय पूछे तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। रेनफॉल कैसा होता है? तो कन्वेक्टिव रेनफॉल होता है। कितना होता है? तो 200 से 250 सेंटीमीटर होता है। सॉइल कैसा होता है? तो लेटराइट सॉइल होता है। क्या वो न्यूट्रिशन रिच होता है? तो नहीं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस वजह से हमें रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की भी जरूरत है ना। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आसपास आपसे एग्जाम में सवाल है से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। कल मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून, मॉनसून अपने आप में जो है एक क्लास जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, है ना। हालांकि यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता देंगे कि मॉनसून में होता क्या है, लेकिन मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना, उसका जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, है ना। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए है। तो कैपिटल ए का मतलब हमने क्या बताया आपको? ट्रॉपिकल रीजन होगा, है ना, ट्रॉपिकल रीजन होगा। ठीक है, एम मतलब मॉनसून, ठीक है, एम मतलब मानसून। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो ये चीज जो है यूपीएससी में कई बार जो है गड़बड़ी किया जाता है। आपको बताते हैं, देखो कैसे गड़बड़ी ऐसे किया जाता है ना, कि अगर आप किसी भी क्लाइमेट्स, अगर आप कोई क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो और अगर उसके बारे में कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखो, तो वहां पे आपको सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो है सो देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ठीक है, दो ऐसे क्लाइमेट्स है जहां पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से वो क्लाइमेट्स जो है सो बनता है। जैसे कि एक तो मानसून क्लाइमेट है, मानसून क्लाइमेट है, ठीक है, और दूसरा मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन। ठीक है, ये दिक्कत क्या है कि कुछ पीसीएस में सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स विटनेस द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, तो वहां पे मानसून और मेडिटेरियन दोनों को आंसर दिया। बट यूपीएससी में जब सवाल आया तो उसने सिर्फ मानसून को दिया। समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, है ना, कि एग्जाम में जो है क्या पूछ रहा है। यूपीएससी के हिसाब से सिर्फ मानसून क्लाइमेट को डिस्कस, एनसीईआरटी भी वही लिखता है। एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ोगे तो मानसून क्लाइमेट का ही मेन डेफिनेशन है कि द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। लेकिन सेम चीज है सो मेडिटेरियन में भी होता है। ठीक है, हाँ हाँ, मेडिटेरियन लगा के आ गए थे, नहीं दोनों लगा दिए थे बेसिकली, है ना, ज्यादा जरूरत पड़े तो। हाँ, हालांकि हम टेक्निकली करेक्ट थे बट यूपीएससी जो है भगवान है, जब सारा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तब अपना आंसर की जारी करता है कि जाओ कोर्ट कचहरी दौड़ते रहो। तो कोई मतलब रह नहीं जाता, उसके बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन उन्होंने मानसून क्लाइमेट को आंसर किया था, है ना। लेकिन ये चीज जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज कि एक लैंड मास है ना, एक लैंड मास है, किसी एक सीजन में सपोज कि विंड्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा,
है ना, एक सीजन। सब सपोज कि समर में कुछ ऐसा था, जैसे विंटर सीजन आया विंड्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया, है ना। तो ये जो है इसी को बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इस सीजन के हिसाब से अगर विंड्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो ये जो है मॉनसून में भी होता है और मेडिटेरियन में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें ये जो है टेक्स्ट जो मेंशन किया गया है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इट इज मेनली टू द मॉनसून क्लाइमेट, है ना। तो अगर कभी ऐसा सवाल हो जहां पे सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो, है ना, ए बी सी डी में से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर हो, और अगर वहां पे मानसून और मेडिटेरियन दोनों दिया हो तो मानसून का आंसर मान, ठीक है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में ए बी सी डी में अगर होता है ना कि वन ओनली टू ओनली बोथ ऐसा करके, तो आई सपोज कि फिर वो डिस्क्रिप्शन है एग्जामिनर का कि वो दोनों भी आंसर कर सकता है या फिर सिर्फ मानसून भी कर सकता है ना। आप फिर वहां पे फिर भगवान भरोसे हो आप कि वो एग्जामिनर क्या सोच करके आंसर दे रहा है ना, क्योंकि दोनों में ये चीज होता है, तो ध्यान रखना। जो ये इस तरीके का जो हिसाब किताब कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है ना जो कि आपको मालूम है सब कुछ इन आउट, लेकिन एग्जामिनर क्या उसका आंसर दिया है वो आपको नहीं पता रहेगा, तो ये गेम कई बार आपका एग्जाम पीटी जो है कई बार इन करा देगा कई बार आउट करा देगा, है ना। ऐसा 3 4 5 सवाल होता ही एग्जाम, जिसके बारे में आपको सब डिटेल मालूम रहेगा ना, ये होता है वो होता है ऐसे होता है वैसे होता है, और आंसर्स में कुछ ऐसा ये लोग बना देगा ना कि उसमें से दो आंसर ऐसा रहेगा कि दोनों अपने आप में सही। जैसे कि 69 बीपीएससी का एक सवाल देखो, उससे रिलेटेड था, इकोनॉमिक्स का सवाल था कि क्या था, जिसमें मोर देन वन करेक्ट भी है, लोगों को सही लग रहा था। अरे जो ह्यूमन कैपिटल वाला सवाल था, याद आ रहा है? कोई अगर दिए होगा बीपीएससी लास्ट टाइम तो, है ना, ह्यूमन कैपिटल का सवाल था। उसमें 4 ऑप्शन दिए था कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो एक था कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, है ना। दूसरा ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ऐसे करके, है ना। फिर एक ऐसे करके था, तो एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट है, सो ह्यूमन कैपिटल है, हेल्थ में भी है ना। तो कुछ लोग जो है वहां पे एक जो सबसे ज्यादा था जो ऑल इंक्लूसिव टाइप का लग रहा था उसको करके चले आए, तो वही करेक्ट, ज्यादा लॉजिकली वही करेक्ट था। लेकिन अगर बाकी भी देखो ऑप्शन वो भी करेक्ट, है ना। तो ऐसा सवाल जो है इसको क्या बोलोगे, हमको ह्यूमन कैपिटल नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है, आपको मालूम है डेफिनेशन की क्या होता है, लेकिन एग्जामिनर अब क्या आंसर उसका देगा, बीपीएससी क्या आंसर चेंज कर देगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे कुछ 5 6 सवाल जो है हर साल रहता ही रहता है, ठीक है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। चलो मानसून क्लाइमेट के बारे में थोड़ा देखते हैं। मानसून क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट बेसिकली क्या है ना, है ना। इट हैज 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, ठीक है, सबसे पहला बात, है ना। इट हैज 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, डिस्टिंक्ट सीजन्स, 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स होता है मानसून क्लाइमेट में, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो, है ना, समर में एक एक ड्राई समर होगा, ड्राई समर होगा, ठीक है। फिर वेट समर होगा, वेट समर होगा, है ना। फिर ड्राई विंटर होगा, ड्राई विंटर होगा, है ना। फिर इसी का एक नेक्स्ट जो है एक्सटेंशन हो जाता है बेसिकली ड्राई समर। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट जो है बेसिकली क्या है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है इट इज ए मानसून क्लाइमेट, है ना। इंडिया का जो क्लाइमेट है सो मानसून क्लाइमेट है ना। तो ड्राई समर जैसे कि अभी जो समर का जो सीजन जो चल रहा है उसको हम लोग मार्च के बाद जो है मई तक, है ना, मार्च से मई तक, है ना, मार्च से मई तक जो है बेसिकली इसको हम लोग ड्राई समर के अंदर में रखते हैं। हालांकि जो अभी रेनफॉल होता है ना, वो लोकल थंडरस्टॉर्म्स की वजह से या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से रेनफॉल हो जाता है ना। लेकिन अगर आप मानसून का करेक्टरिस्टिक देखो तो जो मानसून का जो मेन जो रेनफॉल जो मंथ होता है वो क्या होता है, जून से सितंबर तक, ठीक है, जून से सितंबर तक। कई कई जगह पे अक्टूबर भी लिख देता है, बट सितंबर जो है मेन, जून से सितंबर आप याद रखो, है ना। जून से सितंबर जो है तो क्या होगा, है ना, इट इज बेसिकली द रेनी सीजन, है ना, इट इज द रेनी सीजन, ठीक है। तो जहां पे भी मानसून क्लाइमेट होगा, जहां पे भी मानसून क्लाइमेट होगा
वहां पे वेट समर होगा। बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखो तो जून से सितंबर के बीच में है, सो वहां पे है ना, बीपीएससी ओवर स्मार्ट है ठीक है ना, वहां पे रेनी सीजन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या होगा, ड्राई विंटर्स, है ना, यानी कि अक्टूबर से, है ना, जनवरी के अराउंड, है ना। फिर उसके बाद फिर से जो ऑटोमन सीजन ये सब जो आ जाता है वो है। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर मानसून क्लाइमेट होगा तो वहां पे आपको डिस्टिंक्ट सीजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट सीजन है सो इक्वेटर वाले रीजन में देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वहां पे सारा दिन जो है बिल्कुल एक ही जैसा रहेगा, है ना, हर हर दिन जो है बारिश होगा वहां पे, हर दिन जो है ऐसा होगा। बट मानसून में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अब चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो अगर आप एनुअल एवरेज टेम्परेचर देखो तो वो भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर, है ना। लेकिन इक्वेटोरियल क्लाइमेट से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन रहेगा, डायगोनल रेंज में भी और एनुअल रेंज में भी। ठीक है, लेकिन डेजर्ट के जैसा नहीं, डेजर्ट के जैसा नहीं, उससे कम रहेगा वेरिएशन, है ना। प्लस अगर आप रेनफॉल देखो, एनुअल एवरेज जो प्रेसिपिटेशन है बेसिकली कितना रहेगा यहाँ पे, तो 100 से 150 के बीच में। ठीक है, 100 से 150 के बीच में, 100 से 150 सेंटीमीटर जो है इसी के अबाउट आपको एनुअल एवरेज रेनफॉल रहता है मानसून क्लाइमेट में। ठीक है, मानसून क्लाइमेट जो सबसे बेस्ट जो डेवलप्ड सिस्टम है मानसून का, दैट इज योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मानसून क्लाइमेट का जो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये देखो कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो है कैसे होता है, तो देखो बार बीपीएससी जो है मानसून पे इतना मेहरबान हो गया, है ना, कि हाँ, हाँ, मतलब क्या, मतलब क्या बोला जाए उसको। अगर आपको किसी बच्चे से ये पूछना है कि आपको मानसून के बारे में मालूम है, तो आप एक क्वेश्चन डालो, या तो लॉन्ग आंसर में डालो या शॉर्ट आंसर में डालो। यह यहाँ पे क्या हुआ कि 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी था कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून, और 38 नंबर वाले में भी। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये हो जाता है कि अगर आपने, क्योंकि जो भी ऐसा कुछ एग्जाम होता है जहाँ पे लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहे, तो हमेशा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले करना चाहिए, है ना। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में अगर आप शुरुआत करोगे पहले करने का, तो आप जो है कंटेंट मोर ओवर वही रहता है ना। अगर आपसे मानसून के ऊपर सवाल पूछा जाए, है ना, मानसून के ऊपर सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स मालूम है ना, यू नो सो मच ऑफ पॉइंट्स अबाउट द मानसून। अब अगर सवाल 38 नंबर का है ना, तो आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से एड्रेस करोगे, है ना। अगर सपोज कि 8 नंबर का सवाल, अगर आपने पहले 8 नंबर का सवाल उठाया, कंटेंट आपके पास बहुत ज्यादा है, आप ओवरबोर्ड हो जाओगे, ज्यादा लिख दोगे वहां पे, है ना, बहुत होगा, एग्जामिनर खुश होगा, बहुत बढ़िया आपने डायग्राम बना दिया, तो 8 में से 6 नंबर दे देगा, है ना। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के पास में पहुंचोगे तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। जहाँ पे आपको 400 वर्ड्स लिखना चाहिए था, हो सकता है कि आप वहां पे सिर्फ 150 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स के बीच में आपने आंसर किया। तो जहाँ पे आप 38 में अच्छे नंबर पा सकते थे, जैसे कि 22 नंबर, 25 नंबर, है ना, ऐसा कुछ आप पा सकते थे बहुत अच्छा आंसर लिख करके, वहां पे आपको थमा देगा कितना, 8 नंबर, है ना, 9 नंबर। किसका लॉस हुआ? आपका लॉस हुआ। इसीलिए अगर कभी भी बीपीएससी एग्जाम दो, मेंस एग्जामिनेशन में ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग आंसर्स फर्स्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट आंसर को आप अगर लास्ट में, अगर अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो भी आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में आंसर लिख के निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग आंसर है तो मिनिमम 20 मिनट चाहिए। ये जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनका इस वजह से सिलेक्शन कुछ मार्जिन से रुक गया, क्योंकि ये पैटर्न कब से हुआ, ये 68वां से हुआ। 67 बीपीएससी तक जो है सारे क्वेश्चन 38 मार्क्स के आते थे, 38 और 36 नंबर का, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि आप कोई भी सवाल, तो उसमें क्या था कि जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको लोग पहले उठा लेते थे, है ना, जो ज्यादा नहीं आता है तो चलो लास्ट में 10 मिनट में कुछ उसमें लिख के निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आपको आता हुआ सवाल जो है वो 8 नंबर में भी रहेगा, 38 नंबर में भी रहेगा। अब चुनना आपको है कि कौन सा पहले करे। तो हमेशा लॉन्ग आंसर्स को करिए बीपीएससी में, है ना, ताकि आप उसको टाइम अच्छे से दे करके अपना कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करके आप ये आंसर कर सके।
और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लास्ट में करिए। यूपीएससी में क्या है कि वहां पे 10 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर कभी यूपीएससी का मेंस देते हो, ऑलवेज गो फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, है ना। उसमें अगर कर दो उसके बाद 10 मार्क्स में कूदो, नहीं तो होगा क्या, क्वेश्चन वही रहता है, 10 नंबर में भी वही क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर भी वही क्वेश्चन रहेगा, कंटेंट सेम रहता है, लेकिन उसको आपको लिखना है कम समय में कम वर्ड्स में, है ना। तो अगर अगर आप पहले लॉन्ग आंसर करके निकल जाओगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप उसको अच्छे से एड्रेस करेंगे, आपको नंबर भी रिलेटिवली ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, है ना। और फिर शॉर्ट आंसर्स को अगर कम टाइम है तब भी आप उसको इनफ कंटेंट दे के निकल जाओगे, है ना। लेकिन अगर उल्टा करोगे तो अपना ही लॉस करोगे, है ना। तो कोई भी अगर आपको बताए कि पहले शॉर्ट आंसर करो या फिर जो सबसे पहले आसान क्वेश्चन है, वो सब बोर्ड के एग्जाम में चलता है, यहाँ नहीं चलता है सब में तक। यहाँ पे आपको जो है एक एक नंबर पे लोगों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेटजी जो है हमेशा मेंस में ये करना, फॉलो करना। चलो मॉनसून के बारे में देखते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए ना मैथ का प्रैक्टिस, फ्री हैंड प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है, ताकि अपने आंसर्स को आप अच्छे तरीके से, है ना, प्रेजेंट कर सको। और इस बार जिस तरीके से बीपीएससी जो है फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल जो पूछा है ना, जो लोग का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट कम था या फिर ये सोच करके ज्योग्राफी से क्या ही पूछेगा, उन लोगों का बैंड बच गया है इस बार मेंस में, है ना। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी को हमेशा बढ़िया से पढ़ के रखो। इस बार का पता नहीं पैटर्न क्या करेगा ये लोग, मालूम नहीं। ये अब तो चेंज हो गए हैं चेयरमैन साहब भी, देखो, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे जून से जून से सितंबर के बीच में देखो, जून से सितंबर के बीच, ठीक है। फिर इसको देखो अक्टूबर से, है ना, नवंबर दिसंबर तक देखो आप, या फिर इवन जनवरी तक भी, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि जून से सितंबर, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द समर समर मंथ्स, समर मंथ्स है बेसिकली, है ना। अक्टूबर के बाद जो है आप देखो नवंबर दिसंबर जनवरी, ये जो है क्या हो जाएगा, विंटर मंथ्स हो जाएगा, विंटर मंथ्स हो जाएगा ना, विंटर मंथ्स बेसिकली। अब देखो हम आपको क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, कैसे सीजन के हिसाब से समर और विंटर के बीच में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होने वाला है, ठीक है। तो देखो, जब समर सीजन होता है, जून का महीना होता है, तो जून में आप बताओ कि 21 जून को सन कहां पे रहता है, कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, जून में 21 जून को, 21 जून को, है ना, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सोल्स्टिस होगा, समर सोल्स्टिस होगा, समर सॉल्स्टिस होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो लैंड मास है यहाँ पे जून में, वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि सूरज बिल्कुल वर्टिकल ऊपर में पहुंच चुका है। अगर आप इंडिया का, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल ऐसे जो है ना, मिडिल से पास करता है, ऑलमोस्ट मिडिल से पास करता है। तो सन रेज बिल्कुल इस महीने में, जून के महीने में जो है सो बिल्कुल ओवरहेड होगा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो सेंट्रल ये जो रीजन है, ये एक लो प्रेशर रीजन बन गया है, लो प्रेशर रीजन बन गया है। वाई लो प्रेशर रीजन, बिकॉज सन जो है अब बिल्कुल ओवरहेड है, एयर को ज्यादा हीट करेगा, जब एयर ज्यादा हीट होगा, वार्म होकर के ऊपर राइज करेगा, तो नीचे में लो प्रेशर बनेगा, है ना, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। दूसरा, आपको याद होगा जब हम ये सब विंड और प्रेशर बेल्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि ड्यू टू द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द सन, सन के जो शिफ्ट होता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच में, उसके वजह से पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट कर जाता है ना। तो उस समय क्या होता है, जो आईटीसीजेड जो होता है, याद करो आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, वो भी कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाता है, आईटीसीजेड,
ITCZ, दिस इज योर ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो एक तो डिफरेंशियल हीटिंग इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशंस, यानी कि ओशंस जो है सो अलग रेट से हीट होगा। वाई? बिकॉज ओशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो हाई होता है, वो देर से गर्म होता है, उसको ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो लैंड है, उसको कम हीट में ही जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो जब समर मंथ होगा तो क्या हमारा जो लैंड मास है वो ज्यादा गर्म होगा? ज्यादा गर्म होगा तो क्या ज्यादा लो प्रेशर बनेगा? और जो ओशंस है, आसपास के जो ओशंस है ना, सपोज यहाँ पे अरेबियन सी है, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, ये इसके कंपैरिजन में, प्लस नीचे इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे जाओ तो सन हमारा है सो इधर आ चुका है, तो क्या नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में है सो कोल्ड विंटर सीजन है कि नहीं भाई? विंटर सीजन है, तो क्या नीचे में हाई प्रेशर होगा कि नहीं? जो चीज ठंडा होगा हाई प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि लो प्रेशर यहाँ पे है, ITCZ यहाँ पे है, तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स होता है, ITCZ का वो क्लास याद करो जब हमने बताया था कि दोनों हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड्स हैं वो ITCZ पे आके मिलता है, याद आ रहा होगा, है ना? तो यहाँ का जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड है ना, ये इक्वेटर क्रॉस करके इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ड्यू टू फेरल्स लॉ। फेरल्स लॉ होता है जब इक्वेटर को क्रॉस करता है, विंड्स का डायरेक्शन, जो ट्रेड विंड्स है उसका डायरेक्शन चेंज होकर के कैसा हो जाता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और जाहिर सा बात है कि लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग, दूसरा ITCZ है सो यहाँ पर है, तो ट्रेड विंड्स कहाँ पे चेज करके पहुंचेगा? लो प्रेशर वाले रीजन में। तो अब जो ये विंड्स हैं बेसिकली क्या होगा, है ना, एज ए मॉनसून, एज ए मॉनसून विंड्स कहलाएंगे ये। तो मॉनसून विंड्स आर बेसिकली योर ट्रेड विंड्स which has crossed the equator and has changed its direction and it has become southwest in nature and it is following the ITCZ। ठीक है, तो इसी में क्या होगा, बीच में है सो आपको ओशंस, अच्छा खासा ओशंस का एक्सपेंशन है, यहाँ से वाटर वेपर, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, सन भी इधर ही है, तो ज्यादा मॉइस्चर को कैरी करेगा, और जैसे ही मॉइस्चर को कैरी करेगा तो यहाँ पे जब कोस्ट पे आएगा तो इसको वेस्टर्न घाट्स मिल जाएगा। जैसे वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, पानी वहाँ पे जो है बारिश जो है वहाँ पे अच्छा खासा बारिश हो जाएगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा। समझ में गया, है ना? तो ये कौन सा ब्रांच कहलाता है मानसून का? अरेबियन सी ब्रांच, है ना, अरेबियन सी ब्रांच। दूसरा ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो कि आगे मूव कर रहा है, आगे मूव करेगा। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हिमालयाज है ना, ऐसे हिमालयाज है, ये पूर्वांचल हिमालयाज है, ये आपका हिमालयाज जो है नॉर्दर्न हिमालयाज है। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पे भी मानसून का है सो रेन होगा, है ना? ज्यादा ठंडा हो गया क्या? बंद कर दो अगर ज्यादा ठंडा लग रहा है तो, और ऑफ कर दो। ठीक है, ये समझे कि नहीं? तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है मानसून का हो जाएगा। यहाँ पे देखो बिहार है अपना, तो बिहार में कल भी मैंने आपको बताया था कि विंड्स का जो डायरेक्शन होगा मानसून में वो किधर से होगा? पूरब से हो जाएगा, ईस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो विंड्स है आगे जब मूव करता है तो आगे उसको पूरा हिमालय ब्लॉक करता है, और हिमालय की वजह से जैसे जैसे हिमालय का कर्व है उसी तरीके से विंड्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वैया बोलते हैं, जो कि इस साल यूपीएससी मेंस में सवाल पूछा था। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बिहारी प्रोफेसर ने इसको सेट किया था सवाल, है ना, है ना? तो पुरवैया का हिसाब उसी के दिमाग में आया होगा, बाकी इतना डिटेल में साउथ इंडियन फैकल्टी नहीं ये कर सकता है। तो अच्छा बात है जो अपने इस रीजन के जो लोग होंगे जो पुरवैया पढ़े होंगे, है ना, तो इस सवाल क्या पूछा था कि वाई मानसून विंड्स इज कॉल्ड एज पुरवैया, है ना, यही सवाल। तो सीधा सा बात है, पुरवैया मतलब कि पूरब से आ रहा है ना? पूरब से क्यों आएगा भाई? तो सिंपल यही बात है कि जब नीचे से विंड्स, जब नीचे से बे ऑफ बंगाल ब्रांच का ऊपर जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द हिमालय इसका डायरेक्शन है तो चेंज हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से पूर्वैया कहते हैं। तो देखो ये हो गया विंड्स का पूरा डायरेक्शन। अब ये पूरे इंडिया पे जो है सो मानसून जो विंड्स है कुछ इस तरीके से है सो हर जगह फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने ये पढ़ा है कि हमारा यहाँ पे एक जो है अरावली रेंज कुछ इस तरीके से है ना, आपने पढ़ा होगा।
अरावली, इसके वेस्टर्न साइड में राजस्थान है ना, है ना। हालांकि ईस्टर्न साइड में भी कुछ राजस्थान का पार्ट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अरावलीज का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है ना। ये आप देखो तो गुजरात के पास से स्टार्ट होता है और दिल्ली के पास में है सो एंड होता है अरावलीज जो है ना। अरावलीज कैसा पहाड़ है? इट इज ए वेरी ओल्ड ओल्ड माउंटेन, है ना। वो रेमिनेंट्स है जो एक समय ऐसा था अरावलीज कि हिमालय जितना ऊंचा अभी है उतना ऊंचा ये रहा होगा, है ना। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इरोजन हो चुका है, इरोजन हो चुका है, रेमिनेंट्स बचा हुआ है ना। तो इसके वजह से देखो ये जो डायरेक्शन इसका जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। वाई? बिकॉज दीज मॉनसून विंड्स आर पैरेलल टू द अरावलीज। समझ में गया? पैरेलल होने की वजह से, जैसे कि सपोज है ना कि अगर विंड्स ऐसे ब्लो कर रहा है और सामने ऐसा बिल्कुल माउंटेन मिल जाएगा, तो विंड्स ऐसे राइज करेगा, ऊपर जाके ठंडा होकर के क्लाउड फॉर्मेशन करके बारिश करा देगा। लेकिन अगर इसके पैरेलल, जैसे कि सपोज ऐसे कुछ विंड्स है, बोर्ड को समझो कि माउंटेन है और ऐसे पैरेलल निकल रहा है, पैरेलल निकल रहा है, तो क्या वहां पे रेनफॉल होगा? क्या नहीं होता है। इसी वजह से राजस्थान जो है सो ड्राई स्टेट हो जाता है ना। लेकिन अगर सपोज कि अरावली ऐसे नहीं होकर के और अगर ऐसा होता तो अब जैसा वेस्टर्न घाट के पास बारिश होता है सेम वैसा ही बारिश यहाँ पे होता है ना। तो हमने पढ़ा था कि टोपोग्राफी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। तो क्या यहाँ पे टोपोग्राफी जो है माउंटेन की वजह से क्या क्लाइमेट दूसरे टाइप का क्लाइमेट बना कि नहीं, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट बना कि नहीं, है ना। तो टोपोग्राफी ऑल्सो इज वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। ठीक है। दूसरा देखो, यहाँ पे हमारा जो है कोस्टल आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है, कोस्टल आंध्र प्रदेश, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और जो तमिलनाडु है, यहाँ पे मानसून में बारिश नहीं होगा, है ना। पूरे इंडिया में बारिश होगा जून से सितंबर में। आप देखो वेस्टर्न घाट्स में, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, यहाँ पे सब जगह बारिश हो रहा होगा। बट ये जो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, खास करके जो कोस्टल आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है, ये ऑलमोस्ट ड्राई रहता है। सेम वही रीजन है, वाई? क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो एरिया हो जाता है वेस्टर्न घाट्स की वजह से, है ना। वेस्टर्न घाट्स आप देखो तो वेस्टर्न घाट्स बेसिकली आप देखो तो गुजरात के पास से स्टार्ट होते होते बिल्कुल नीचे नीचे केरला और तमिलनाडु, जो नीलगिरीज का जो एरिया है, वहां तक ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है ना। तो ये जो आपका रीजन हो जाता है, ये मानसून में इसको ज्यादा रेनफॉल नहीं मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल नहीं मिलता है। समझ में आ गया? द तमिलनाडु कोस्ट, है ना, Tamil Nadu coast and the Andhra coast, they do not get rains from southwest monsoon. Why? Because they are lying in the rain shadow area of the Western Ghats. ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं, है ना, सपोज कि अब ये विंटर सॉरी जून से सितंबर में जो है बारिश पूरा हुआ, सब जगह हुआ, और सन जो है आपको मालूम है ना, कि अब जो है साउथ हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सन का है सो माइग्रेशन हो चुका है। ठीक है। अब जो है सन कहाँ चला गया? तो नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। तो क्या अब जो है हमारा, हालांकि देखो ये मानसून का मैंने बहुत शॉर्ट चीज में बताया है। यहाँ पे जो हमारा टिबेटन प्लेट्यू है, इसका भी रोल होता है, जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है। तो वो जब मानसून प्रॉपर डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम लोग, यहाँ पे शॉर्ट में नहीं बताएंगे, यहाँ मतलब यहाँ पे वो सब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जब इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बस अभी समझो कि कुछ इस तरीके से सीजन रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि विंटर मंथ्स आ गया। विंटर मंथ्स में क्या होगा? सन जो है कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में अब जो है समर मंथ्स आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सब एयर जो है सो ठंडा होने लगेगा। जो यहाँ का जो लैंड मास है वो भी ठंडा होने लगेगा। तो कहीं पे अगर ज्यादा ठंडा होगा तो क्या वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा कि नहीं? हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन। ठीक है। दूसरा, ये जो आईटीसीजेड आप देख रहे थे, आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्या ये सन के साथ साथ नीचे चला जाएगा? क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रहा है ना, पूरा का पूरा विंड सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। अब क्या होगा? आईटीसीजेड चला गया साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको मालूम है कि हाई प्रेशर से जो विंड्स है ना, वो टुवर्ड्स लो प्रेशर जो है सो ब्लो करने लगेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स, नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट विंड्स, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट क्यों हुआ? कोरिलिस फोर्स की वजह से, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब जाएगा तो राइटवर्ड्स
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड्स दाहिने की ओर मुड़ जाता है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, है ना। तो एक बात बताओ, समर सीजन में डायरेक्शन क्या था? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट था। विंटर मंथ्स में डायरेक्शन क्या हो गया विंड्स का? नॉर्थ ईस्ट हो गया, है ना। अगर आप कुछ इस तरीके से इस पे देखो, है ना, डायरेक्शन में, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। मैंने आपको बताया था कि हमेशा साउथ से या फिर नॉर्थ से शुरुआत करते हैं ना, ये कन्वेंशन है ज्योग्राफी में। अगर किसी विंड्स को अगर आपको बताना है क्या डायरेक्शन है, तो ऐसा नहीं कि ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, नहीं, या तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, या फिर साउथ वेस्ट होगा, या फिर साउथ ईस्ट होगा, है ना। हमेशा नॉर्थ या साउथ से स्टार्ट करते हैं। तो साउथ वेस्ट है, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ से आ रहा होगा, है ना, जो कि यहाँ पे है ना, यहाँ पर है। अब विंटर में क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट से यानी कि कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में अपोजिट है? सीजन के हिसाब से रिवर्सल हुआ। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, कि विंटर में यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, नीचे ओशंस में, इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, आईटीसीजेड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसके वजह से यहाँ से जो विंड्स हैं अब टुवर्ड्स लो प्रेशर बहना स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से सीजनल रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स होगा, तो क्या हमारे ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट पे जो है सो ईस्टर्न घाट्स है कि नहीं? और ईस्टर्न घाट्स है तो वेस्टर्न घाट्स की तरफ कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, वो डिस्क्रीट है, टूटा हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, क्या ये कोस्टल रीजन में ये जो जो भी हिल्स हैं, क्या उसके पास जाकर के ओरोग्राफिक रेनफॉल क्रिएट करेगा कि नहीं? तो इसी वजह से जो आपका तमिलनाडु कोस्ट है और जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन है, इसमें मैक्सिमम रेनफॉल कब होगा? विंटर में होगा, है ना, विंटर विंटर मंथ्स में, विंटर मंथ में, है ना, विंटर रेनफॉल। और किसके वजह से होगा? नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। समझ में आ गया? चलो एक सवाल पूछते हैं, है ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू, इसको आप अपने नोट में सवाल को नोट भी कर लेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू विंटर रेनफॉल इन इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इसमें किटकट वाले लोग अगर गलत जवाब दिए तो आपका किटकट कैंसिल। चुप रहोगे तो एक चौथाई काटा जाएगा उसमें, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू विंटर रेनफॉल इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया receives winter rainfall, winter rainfall due to north east monsoon, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, द तमिलनाडु कोस्ट receives much rainfall, much rainfall from southwest, southwest monsoon in winters, in winters। ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 only, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी neither 1 nor 2। बताओ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ जो ऑनलाइन भी जो भी बच्चे हैं।
देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। चलिए द करेक्ट स्टेटमेंट आपसे चुनना है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया receives winter rainfall due to northeast monsoon. In the Tamil Nadu coast receives much rainfall from southwest monsoon in winters. क्या होगा आंसर? ए, डी, ए ओनली, ए ओनली पे कितने लोग हैं? अच्छा, बी पे, सी पे, डी पे, कौन है डी पे? एक दो, कंफ्यूजन में क्या हो? या तो डी पे हो या फिर बी पे हो, ए पे, किस पे हो? बी। देखो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स, ऑनलाइन देखे कैसा बोला है, ऑनलाइन बच्चे सब ऑनलाइन में कंचन, खुशबू, श्री, नन ऑफ दीज, श्री, ए, बी, ठीक है, डी बोल रहे हैं लोग। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, गलत। द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स मच रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून इन विंटर्स, गलत। राइट, दो क्रिकेट हो गया। विंटर रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून नहीं है, ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। समझ में आ गया? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो विंड्स हैं जब तक ओशंस को क्रॉस नहीं करेगा, मॉइस्चर कहाँ से लेके आएगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ, देखो इंडिया का जो मैप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे पीछे, ये जो विंटर मंथ्स है ना, विंटर मंथ्स है बेसिकली, विंटर रेनफॉल जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है बेसिकली, और कई बार बिहार प्लेन्स तक भी जो है उसका इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, बिल्कुल, है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है सो रेनफॉल होता है ना। जब हमने वो भी पिछले एक दो क्लास पहले जब टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस कर रहे थे तो बताए थे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है टेम्परेट साइक्लोन होता है, मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिन होता है, और वेस्टर्लीज और प्लस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है और इंडिया पहुंचता है, और इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट रीजन में है सो बारिश होता है। उसकी वजह से राबी क्रॉप्स जो है खास करके वीट का कल्टीवेशन उसको सपोर्ट करता है, प्लस जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं उसको फीड करता है, स्नोफॉल होता है। उसके वजह से सालों भर जो है सब पेरेनियल रिवर्स रहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का अगर बात करें एग्जाम में कि रेनफॉल किसके वजह से होगा ड्यूरिंग विंटर्स, ऑलवेज गो विथ योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नेवर डू दिस मिस्टेक कि आप वहां पे नॉर्थ ईस्ट मानसून पिक करके चले आए, नहीं। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल जो है इसी रीजन में होगा, साउथ इंडिया में, वो भी ईस्टर्न कोस्ट। समझ में आ गया? किसमें? चेन्नई में बाढ़ कब आता है? आप करंट अफेयर्स पढ़ते होगे, विंटर में, नवंबर में या दिसंबर में। किटकिट आ गया, ठीक। ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको रैपर भेज देंगे ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन आ जाओ क्लास में, ठीक। ऑनलाइन वाले को कोरियर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक, तो ये समझ में आ गया ना कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कैसे होगा, रेनफॉल पैटर्न क्या होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप इंडिया के रेनफॉल की पैटर्न्स की बात करो, है ना, देखो एक क्लीन मैप बना देते हैं, यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, याद रखना, है ना। ठीक है, जो रेनफॉल पैटर्न है इंडिया का देखो, है ना, जो 150 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल होगा, देखो ये जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको हाई रेनफॉल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप इधर बढ़ो, है ना, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ो, तो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है कहाँ पे होता है? वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है? मौसिम राम कहाँ पे है? मेघालय में, है ना। पहले चेरापूंजी था बट अब मौसिम राम है, मौसिम राम है, कहाँ पे है? मेघालय में।
तो सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि सीधा सा देखो ना कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करेगा, वहां पे जो है मेघालय में जो भी हिल्स है, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है, उसके पास में ओरोग्राफिक रेनफॉल करा देगा, एकदम से फ्रंट पे ही तो है वहां पे, इस वजह से सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा। अब जो है विंड्स का डायरेक्शन है सो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हिमालयाज को तो फाड़ करके उधर नहीं जाएगा ना, है ना। हिमालय से टकरा करके जिस तरीके से जो है हिमालय का ओरिएंटेशन है उसको फॉलो करने लगेगा, तो विंड्स का डायरेक्शन अब जो है सो ईस्टर्लीज कुछ इस तरीके से हो गया, इसलिए इसको पूर्वैया बोलेंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो रेनफॉल जो है क्या धीरे धीरे कम होता जाएगा कि नहीं, है ना। तो अगर आप बिहार का ही प्रोफाइल का बात करो, तो बिहार का जो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, किशनगंज के आसपास का जो एरिया है, वहां पे आपको रेनफॉल है सो ज्यादा होगा, है ना। वहां पे आप देखो तो 150 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर है सो एनुअल एवरेज रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे वेस्ट की तरफ बढ़ते जाओगे, तो घटते 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 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर और आगे जाओगे 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि रेनफॉल पैटर्न भी जो विंड का जो सर्कुलेशन जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से इंडिया में भी रेनफॉल पैटर्न और वाटर अवेलेबिलिटी चेंज होते रहेगा। समझ आ गया? अब देखो ये जो है यहाँ पे अरावलीज कुछ इस तरीके से था, अरावलीज कुछ इस तरीके से था। तो क्या अरावलीज के वेस्टर्न साइड में जो है सो बारिश होगा ज्यादा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विंड्स तो पैरेलल निकल जा रहा है ना, पैरेलल पैरेलल निकल जा रहा है। इस वजह से यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। इसी वजह से डेजर्ट जो है अपना यहाँ पे जो है, इसी वजह से डेजर्ट है यहाँ पे, है ना। डेजर्ट रेनफॉल कम है वहां पे, डेजर्ट इसलिए बन गया। दूसरा देखो, ये जो अपना है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो रीजन है, ये कैसा रीजन किधर आता है? रेन शैडो एरिया में आता है ना। रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया है, ठीक है। तो रेन शैडो एरिया में जो है रेनफॉल, यहाँ पे जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है इस वाले रीजन में आपको 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है एनुअल एवरेज रेनफॉल, है ना। कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे 35 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है सो रेनफॉल सिर्फ होता है ना। तो देखो एक तरफ जो है आपको 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, दूसरे तरफ जो है सो उससे काफी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और उसका जो है सो रेन शैडो इफेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इरिगेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सब चीज फिर से कॉन्सेप्ट आपको है ना ध्यान रखना होगा कि इरिगेशन किसी एरिया में हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे कैनाल इरिगेशन ज्यादा करने की जरूरत है, कहाँ पे ट्यूबवेल ज्यादा लगाने की जरूरत है। तो देखो मानसून जो है, एक तो इंडिया में जो प्रॉब्लम क्या है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है, ये 65% जो है इरिगेशन जो है मानसून डिपेंडेंट है ना। इरिगेशन, इरिगेशन जो है इंडिया में 65% जो है सो मानसून डिपेंडेंट है ना। यानी कि अगर बारिश अच्छा खासा मानसून की वजह से आएगा तो खेती ठीक ठाक हो जाएगा। अगर बारिश में कुछ भी वेरिएशन आ गया है ना, तो हमारा जो खेती है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है सो क्रिएट हो जाएगा। तो हमें मानसून से डिपेंडेंसी कम करने की जरूरत है। और अभी जो समय जो चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज का भी क्लास आगे हम लोग लेंगे, किस वजह से होता है, क्यों होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है ना, कि मानसून में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मानसून में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आ रहा है। वेरिएबिलिटी का मतलब कि इंटेंसिटी कई बार मानसून का ज्यादा रहेगा, जैसे कि ला नीना, ला नीना का जब फेज होता है तो इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मानसून होते हैं, समझ में क्या, स्ट्रॉन्ग मानसून होगा। जब ला नीना का फेज होता है, स्ट्रॉन्ग मानसून होगा, आपको रेनफॉल जो है सो एवरेज से ज्यादा होगा, जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे ज्यादा बारिश हो जाएगा, आपको जो है ओवर इरिगेशन हो जाएगा, ओवर फ्लडिंग हो जाएगा, है ना। ये ला नीना का फेज होता है। इसका अपोजिट क्या होता है? अल नीनो होता है, अपोजिट होता है एल नीनो, है ना। ये सब पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छे से आपको, है ना। एल नीनो, ला नीना, ये सब जो है इंडियन ओशन डाइपोल जो है, ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड चीज है। अल नीनो के फेज में क्या होता है, तो आप सोच समझो कि मानसून जो है वीक हो जाता है, इट वीकेंस द मानसून, मानसून को वीक कर देता है, और इसके वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाएगा। कैसा होगा? ड्रॉट लाइक सिचुएशन, सुखाड़ पड़ेगा, ठीक है। तो हमें, हमारा देखो कि जो पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, तो खैर पिछले सेंसस के हिसाब से, नया सेंसस होगा तो और ज्यादा 1.6 जो है उसके हिसाब उस अराउंड होगा।
तो वैसे इतने ह्यूज पॉपुलेशन को जो है खाना का भी रिक्वायरमेंट है, फूड सिक्योरिटी का भी रिक्वायरमेंट है ना, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी जो है क्या होता है? फूड सिक्योरिटी, हाँ, फूड सिक्योरिटी का मतलब कि जो है फूड जो है सबसे पहले अवेलेबल होना चाहिए, है ना। दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए। तीसरा अफोर्डेबल होना चाहिए, है ना। तभी उसको फूड सिक्योरिटी बोलेंगे। तो अगर आपका इरिगेशन सिस्टम, अगर आपका एग्रीकल्चर सिस्टम कुछ इस तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है और अगर हमारा इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो क्या हमारे ये फूड सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इस वजह से हमें ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है ना, ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है जो कि हमारे एग्रीकल्चर को मानसून से डिपेंडेंसी खत्म करे, है ना। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वायर्स बना सकते हैं, है ना, डैम्स बना सकते हैं, ताकि जब ओवर इरिगेशन, जब ओवर रेनफॉल हो तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सके। दूसरा, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कर सकते हैं, है ना, कैनल्स बना सकते हैं। जो घर पे हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको प्रमोट कर सकते हैं। जो भी नई बिल्डिंग्स है, जो भी नए डिजाइन, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस बनते हैं, कंपलसरी जो है सो एक वाटर रिजर्वायर टैंक है सो बनाना है, ताकि जब भी बारिश हो मौसम में, तो जो भी पानी हो उसको स्टोर करके टैंक में रख लिया जाए। उसको आप है सो डेली यूज में, कंजम्पशन में, गार्डनिंग में, गाड़ी धोने में, प्लांटेशन में, कुछ में भी यूज करो। तो ये सब करने का जरूरत है ना। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल को भी इसके जो है आगे आना होगा, है ना। तो जब भी आप आगे चल के, जब भी आप कहीं पे रहते हो, कुछ भी करते हो, इतना इंश्योर जरूर करो कि वाटर को वेस्ट ना करो, और उसको कंजर्व करने का जो भी मेजर्स हो सकता है आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप, क्योंकि हम लोग क्या है, जो लोग नहीं समझता है इन चीजों को, नहीं पढ़ता है, उसको क्या ही मतलब है ना। लेकिन जो एक वर्ग है जो इस सब चीजों को पढ़ता है, अवेयर है चीजों को लेकर के, तो अपने हैबिट में भी हमें उसको इनकलकेट करने की जरूरत है, ताकि हम जो है एक अपने इन्वायरमेंट को जो है सस्टेनेबल वे में जो है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके, है ना। तो ये सब जो है आगे भी पढ़ेंगे जब इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि मानसून से ये सब चीज डिराइव्ड है, रिलेटेड है, तो यहाँ पे बता दिए। ठीक है, चलो इस क्लास को, नेक्स्ट क्लाइमेट जो है अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, ये सब जो रीजन है, ये सब जो रीजन है ड्राई रीजन है इसमें। तो इसमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 75 ही है, इसमें से कुछ पॉकेट्स होंगे जहाँ पे 40 सेंटीमीटर ही हो रहा होगा, कुछ पॉकेट्स होंगे जहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो रहा होगा। ये मैंने एक एवरेज बताया कि 75 से कम है सो रेनफॉल यहाँ पे, है ना। चलो किटकट नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? चलो, ड्यू रहा कंचन, ठीक, मिल जाएगा। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं, है ना। एंड थैंक यू एवरीवन जो भी ऑनलाइन है बच्चे। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं।